हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 26 में हमने सीखा था इंक्रीज इन डिमांड। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 27 में हम सीखने जा रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड का दूसरा टाइप। चेंज इन डिमांड में हमने पहला सीखा था यानी प्रीवियस लेक्चर में इंक्रीज इन डिमांड। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 27 में हम सीखने जा रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, चलिए सीखते हैं क्या है डिक्रीज इन डिमांड। इट रिफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ऑब्वियसली डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होगा? डिमांड में डिक्रीज हो जाना, बट ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। चेंजेस कैसे? अनफेवरेबल। ऑब्वियसली आपका डिमांड डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि अदर फैक्टर में कुछ गड़बड़ हो गई है, अनफेवरेबल, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे, हमारे डिमांड पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो अदर फैक्टर भी अनफेवरेबल ही चेंज हो रहे हैं। Other factor like taste, income of the consumer, climatic condition, etc. And price remain constant। ये तो हमें पता ही है कि भाई अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्राइस तो कांस्टेंट ही होगा। डिमांड डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड। अदर फैक्टर क्या है? वो भी अनफेवरेबल चेंज हो रहे हैं। और प्राइस क्या है? वो तो अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। तभी वो बनेगा ना चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में कंडीशन क्या है कि भाई प्राइस का कोई भी लेन देन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होगा, अदर फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज होने के, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ऑब्वियसली यहाँ पे भी दो डिमांड कर्व बनेंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड में भी दो कर्व बने थे। वहां पे राइट हैंड साइड पे नया डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा था इंक्रीज इन डिमांड में, राइट हैंड साइड पे। डिक्रीज इन डिमांड में कहां पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे नया डिमांड कर्व बनेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फिगर 3.10। देखते हैं, चलिए। आपको पता है हमारे पास दो एक्सेस है, एक एक्सेस है, दूसरा वाई एक्सेस। एक्सेस पे हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सेस पे लिया हमने प्राइस। क्यों लिया ये भी आपको इसका प्रीवियस लेक्चर में रीजन बता दिया था कि हमने वाई एक्सेस पे अदर फैक्टर्स क्यों नहीं लिए, प्राइस क्यों लिया। क्योंकि अदर फैक्टर में तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज, कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, चॉइस, फैशन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए हमने जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो हमें मेजरली दिखाना, दैट इज प्राइस। तो हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिया। ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले हमने क्वांटिटी डिमांडेड, आपको पता है प्राइस हमारा, एग्जांपल हमने अज्यूम कर लेता है प्राइस है हमारा पी 10 रुपी। क्वांटिटी डिमांडेड कितना? ओरिजिनल क्यू 5 kg। ठीक है। अब क्या हुआ? अनफेवरेबल चेंजेस हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अर्थक्वेक आ गया, कॉम्पिटिटर इंक्रीज हो गया, फैशन चेंज हो गया। अब ऐसे क्या इम्पैक्ट हुआ जिसकी वजह से अभी अनफेवरेबल चेंजेस? ऑब्वियसली हमने आपको चेंजेस भी सिखाए थे। चेंजेस दो तरीके हो सकते हैं, फेवरेबल यानी अच्छा होगा जिसकी वजह से बिजनेस में इम्पैक्ट होगा, सेल इंक्रीज होगा, वो फेवरेबल चेंजेस थे। अभी हमने कौन से चेंजेस की बात की? अनफेवरेबल चेंजेस के बारे में बात की। तो अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से क्या होगा? बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और डिमांड डिक्रीज हमारी हो जाएगी। तो आप देखना डिमांड कम होती हुई आपको दिख रही है, क्यू से Q2 की तरफ आ गए। प्राइस P2 नहीं दिखेगा आपको, प्राइस तो सेम ही है, प्राइस सेम ही है, फिर भी प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गया। लेट्स से 2 kg से हमने उसको 3 kg या 2 kg कर दिया, 5 kg से हमने 2 kg परचेस करने लगे। तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। प्राइस क्या इंक्रीज हुआ है? नहीं, प्राइस तो 10 रुपी ही है। 10 रुपए पे हम 5 किलो खरीद देते हैं, उसी 10 किलो पे हमने 2 किलो खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस हो गए। अनफेवरेबल चेंजेस का मतलब आपको बता दिया कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कंपटीशन चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, ये सब चेंज हो गए, जिसकी वजह से हमारा अनफेवरेबल चेंज हुआ। अब अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से क्या हुआ? हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो जब हमारा ओरिजिनल प्राइस देखेंगे आप 10 रुपी और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे क्यों, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला था ए, पॉइंट ए से हमने डिमांड कर्व बनाया था जो कि डिमांड कर्व था डी। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, सिर्फ इसे डिमांड कर्व नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पे दो कर्व है ना, इसलिए हम इसको कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसे कहा है डी को ओरिजिनल डिमांड कर्व। और जो नया डिमांड कर्व बना है वो बना है D2 आप देख पा रहे हैं। पॉइंट बी भी हमें मिला था जो क्वांटिटी Q2 से मिला था। ठीक है, प्राइस तो अगेन 10 रुपी ही था, पी ही था, तो इससे भी हमें पॉइंट मिला, इससे भी हमने पॉइंट को नाम दिया पॉइंट बी।
अब यहाँ से भी हमने डिमांड कर्व बनाया। अब इस डिमांड कर्व को ऑब्वियसली हम डी नाम नहीं दे सकते क्योंकि D1 तो ओरिजिनल के लिए, तो नया डिमांड कर्व बना, इसके लिए हमने इसका नाम दिया D2 D2। आप देख पा रहे हैं D2 D2, ठीक है। और आपने देखा कि अब ओरिजिनल डिमांड कर्व जहाँ पे भी है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिमांड कर्व आ रहा है, देख पा रहे हैं, यस। एज शोन इन फिगर 3.10 DD इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। आपको पता है ओरिजिनल डिमांड कर्व DD है, ये वाला। इट शिफ्ट इनवर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिमांड कर्व। आपको पता है यहाँ पे इनवर्ड में शिफ्ट हो अंदर की तरफ आ रहा है, डिमांड कर्व के राइट हैंड साइड की तरफ नहीं बल्कि सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो आ रहा है। और नया डिमांड कर्व बना जिसका हमने नाम क्या दिया D2 D2, विच इंडिकेट्स डिक्रीज इन डिमांड। ऑब्वियसली 5 किलो खरीद रहे थे 10 रुपए पे, अब उसी 10 रुपए पे हमने 2 किलो खरीदना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, किसका, डिमांड का, तो ये क्या, डिक्रीज इन डिमांड। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझा? इस पूरे लेक्चर में हमने सबसे पहले सीखा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में प्रीवियस लेक्चर में सीखा था इंक्रीज इन डिमांड, फिर आज के लेक्चर में सीखा डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो? आपको हमें पता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, या तो डिस्टिंक्ट बिटवीन पूछा जा सकता है या तो शॉर्ट नोट में कोई भी एक पूछा जा सकता है। डिस्टिंक्ट बिटवीन पूछा जाएगा तो क्या होगा, राइट द डिस्टिंक्ट बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपने 4 मेजर चीजें सीखी। 4 मेजर चीजें कौन कौन सी थी? सबसे पहले हमने क्या सीखा कि भाई यहाँ पे 2 चीजें, पहला सीखा वेरिएशन, दूसरा सीखा चेंज। वेरिएशन में 2 पार्ट, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंज में भी 2 पार्ट, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि भाई वेरिएशन का मतलब होता है डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने की वजह से एन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। अब चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी होता है डिमांड का इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना, अदर फैक्टर की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाने की वजह से एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये डिस्टिंक्ट बिट में पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको लास्ट में कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से ये चारों कॉन्सेप्ट को आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। हो सकता है आपको डिस्टिंक्ट बिटवीन में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक इधर से एक्सपांशन एंड इंक्रीज के बीच में डिस्टिंक्ट बिटवीन पूछ ले, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड के बीच में डिस्टिंक्ट बिटवीन पूछ ले, तो हम पैर खुद नहीं डिसाइड कर सकते। ये एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से कंपेयर करने के लिए कहा जा सकता है, डिस्टिंक्ट बिटवीन बनाने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम एक्सपांशन का मीनिंग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपांशन का मतलब होता था डिमांड का इंक्रीज हो जाना, प्राइस के डिक्रीज हो जाने की वजह से एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या सीखा, डिमांड का डिक्रीज हो जाना, प्राइस के इंक्रीज हो जाने की वजह से एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। फिर इंक्रीज इन डिमांड सीखा। इंक्रीज इन डिमांड में क्या सीखा, डिमांड का इंक्रीज हो जाना, अदर फैक्टर के फेवरेबल इंक्रीज हो जाने की वजह से, फेवरेबल चेंज होने की वजह से एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। फिर डिक्रीज इन डिमांड में क्या सीखा, डिमांड का डिक्रीज हो जाना, अदर फैक्टर के नेगेटिव चेंज हो जाने की वजह से एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो ये था वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड का डिस्टिंक्ट बिटवीन। पहले हमने दोनों को कंपेयर किया। हाँ, हो सकता है आपको एक एग्जैक्टली पूरा एक शॉर्ट नोट आ सकता है, वेरिएशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो वेरिएशन आपको दोनों चीजें बनानी पड़ेंगी, एक्सपांशन भी कॉन्ट्रैक्शन भी। हो सकता है अलग से आपको एक्सप्लेन करने के कि आपको चेंज इन डिमांड एक्सप्लेन करना है, तो इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर आपको दोनों चीजें एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, दोनों चीजें, दैट इज वेरिएशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी वेरिएशन एंड चेंज। तो वेरिएशन में पहले वेरिएशन लिखना पड़ेगा, वेरिएशन का मीनिंग बताना पड़ेगा, एक्सपांशन लिखना पड़ेगा, एक्सपांशन का मीनिंग बताना पड़ेगा, डायग्राम बताना पड़ेगा, डायग्राम को सॉल्व करना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से चेंज लिखना पड़ेगा, चेंज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा,
उसमें इंक्रीज आएगा, बताना पड़ेगा कि भाई चेंज के दो टाइप है, इंक्रीज और डिक्रीज, फिर इंक्रीज लिखना पड़ेगा, इंक्रीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर डिक्रीज लिखना पड़ेगा, डिक्रीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिक्रीज को एक्सप्लेन करने के बाद उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये एक लेंथी क्वेश्चन बन सकता है और आप इसको तभी कर पाएंगे जितना ज्यादा आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब डिमांड कर्व की बात कर लें कि भाई कौन सा डिमांड कर्व कहाँ पे बनता है, तो आपको पता है कि भाई वेरिएशन में आपको डिमांड कर्व जो है वो एक ही डिमांड कर्व आपको काफी है, लेकिन जब चेंज की बात करें चेंज में हमेशा दो डिमांड कर्व बनते हैं। अगर वो इंक्रीज इन डिमांड कर्व है तो राइट हैंड साइड पे नया डिमांड कर्व बनेगा और अगर वो डिक्रीज इन डिमांड है तो लेफ्ट हैंड साइड पे नया डिमांड कर्व बनेगा। दैट्स इट, बस ये चीजें आपको याद रखनी है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लिया, अलग अलग तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें से क्या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, क्या वो डिस्टिंक्ट बिटवीन पूछा जा सकता है, ये सारी बातें हमने सीख ली। सिर्फ क्वेश्चन को हमने रट्टा नहीं मारा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को हमने समझा नहीं है, बल्कि उसको आंसर के फ्रेम में किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा वो भी हमने सीख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहाँ पे हम सीखेंगे डिमांड एनालिसिस चैप्टर 3B में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप जरूर चैट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।